बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, बहुत ही हॉरर और प्यारी वीडियो है, पूरी देखिएगा प्लीज़। मैं एक बहुत बड़ी हवेली का चौकीदार हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही बहुत प्यारे और मेरी फरमाबरदार हैं। हम उस हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। मेरी तनख्वाह चूँकि कलील है, इसलिए मेरी बीवी भी कलीलो मुलाजमा है और हमारे बच्चे भी हवेली में घूमते रहते हैं। हवेली के तय खाने में एक ऐसा कमरा था जहां मुलाजमीन समेत सबका जाना मना था। मैंने अपने बच्चों को सख्ती से मना कर रखा था कि तय खाने की तरफ कभी मत जाना। एक दिन मेरी बेटी खेलते हुए तय खाने की तरफ चली गई। मुझे बच्चों ने बताया तो मैं उसे वहां से निकालने के लिए भागा। अभी मैं तय खाने की सीढ़ियों में पहुंचा था तो मुझे अपनी बेटी की चीखों की आवाज सुनाई दी। तय खाने में चारों तरफ अंधेरा था। मैंने टार्च चलाई तो 2 चमकती आंखें दिखाई दी। वो एक जिन ज़ादा था जिसने मेरा नाम फिदा खान है और मैं पंजाब की एक बहुत बड़ी हवेली का चौकीदार हूँ। मेरी ड्यूटी अक्सर रात के वक्त लगाई जाती है, दिन के लिए अलग चौकीदार है। ये हवेली बहुत पुरानी और बड़ी है। उसकी 3 मंजिलें और बहुत से कमरे, बड़ी बड़ी राहदारियों के साथ खुले दालान उस हवेली को खास बनाता है। मलिक साहब जो इस हवेली के मालिक हैं, वो और उनके भाई अपने पूरे खानदान के साथ यहाँ रहते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 40 अफराद रहते हैं, जिनमें हम 17 लोग तो यहाँ मुलाजिम हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और महंगाई के इस दौर में मेरी कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल है, इसलिए मेरी घरवाली भी यहाँ मुलाजमत करती है। वो बड़ी मालकाने साहिबा के साथ होती है और उनके काम करती है। मैं और मेरी दोनों बीवियाँ यहाँ 24 घंटे मसरूफ रहते हैं। हमारे बच्चे सारा दिन हवेली के दालान और राहदारियों में खेलते रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मलिक साहब और उनके भाई का खानदान बैरून मुल्क छुट्टियाँ गुजारने गए हुए थे। घर में उस वक्त सिर्फ हम मुलाजिम थे जो हवेली की देखभाल के लिए हम्मा वक्त मौजूद थे। तब पहली बार मैं तय खाने की तरफ गया। मुझे लोहे की एक जाली दरकार थी। घर के मुलाजमों से सुना था कि तय खाना ऐसी बेकार चीजों से भरा पड़ा है, तो मैं बस यूं ही उस जाली की तलाश में तय खाने में चला गया। मुझे इल्म नहीं था कि तय खाना इतने लंबे अरसे से बंद था, क्योंकि दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी बू मेरे नथनों से टकराई, जिसने मेरा सांस लेना महाल कर दिया। मजबूरन मुझे रुमाल से अपना नाक ढांपना पड़ा। तहखाना मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा था। मैंने टार्च जलाई और हौसला करके सीढ़ियों से उतरने लगा। अभी 3-4 सीढ़ियां ही उतरा था कि एक धमाके से तहखाने का दरवाजा बंद हुआ। मैं ऐसे अचानक दरवाजा बंद होने पर घबरा गया। मेरी जगह कोई भी होता तो यकीनन डर जाता। गुप्त अंधेरा और दरवाजा बंद। मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। यकायक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा मुझे देख रहा है। अब तो मेरे पसीने छूट गए। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे और मुझे महसूस हो रहा था कि तहखाने में कोई चहलकदमी कर रहा है। ये चहलकदमी आहिस्ता आहिस्ता दमा चौकड़ी में तब्दील होने लगी। ये जो कुछ भी हो रहा था मेरी नजरों से सब ओझल था। बस मैं महसूस कर सकता था। जोर जोर से घंटियां बजने लगी। ऐसे लग रहा था कि यहाँ कोई गैर मरई मखलूक है जो मुझे तो देख रही है, लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता, बस महसूस कर सकता हूँ। इससे पहले कि यहाँ मजीद कुछ होता यही मखलूक मुझे नुकसान पहुँचाते, मैंने बस ये जगह छोड़ने का फैसला किया और तेज कदम उठाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखा ही था कि दरवाजा एकदम से खुला और ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मेरे बाहर निकलने की देर थी कि दरवाजा फिर से बंद हो गया। मेरी सांस अभी तक तेज चल रही थी। कुछ देर पहले जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया वो मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था। उसकी वजह मेरे 2 खदशात थे। पहला ये कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, उल्टा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि फिदा खान डर गया। दूसरा खदशा ये था कि क्या मालूम मलिक साहब को इस सब हकीकत के बारे में इल्म हो और उन्होंने सबसे छुपा रखा हो कि कोई डर के मारे हवेली ना छोड़ जाए। इन 2 बातों को सामने रखकर मैंने फैसला किया कि ये बात बीवी के अलावा किसी को नहीं बताऊंगा, मलिक साहब को भी नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि तय खाने का दरवाजा खोलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। हवेली के अंदर छोटे छोटे सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे, जिनमें हम सब मुलाजमीन अपने बच्चों के साथ रहते थे। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ थी। खुशी और गम में हम सब साथ होते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक की आंखें नम हो दूसरा बंदा कह के लगाने में मसरूफ हो। हम सबके बच्चे आम बच्चों की तरह घुल मिलकर खेलते। बच्चों को पढ़ाने का रुझान वैसे ही कम था। रही सही कसर दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने पूरी कर दी। हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमाते, फिर भी मुश्किल से घर का किचन चलता। वो तो अल्लाह भला करे बड़े मलिक साहब का कि वो हम जैसों की बड़ी मदद कर दिया करते। मलिक साहब के पास मुरब्बू के हिसाब से जमीन थी
जहाँ से सालाना गंदम चावल आशा थे। मलिक साहब दरिया दिल आदमी थे, मुलाजमों में भी गंदम और चावल तकसीम करते। यूं साल की गंदम और चावल तो हमें घर बैठे मिल जाते, बाकी दाल दलिया पूरा करना भी मुश्किल ही लगा करता। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी और हम अब सोच रहे थे कि उसकी शादी कैसे होगी। वालिदैन तो बेटी की पैदा होते ही जहेज जमा करना शुरू कर देते। यही हाल मेरी बीवी का भी था। वह हर छोटी बड़ी चीज अपनी गुलबानों के लिए जमा करती जा रही थी। हम गरीब लोगों की खुशियां कम और गम बड़े हुआ करते हैं। खुशी तो गोया ढूंढनी पड़ती है। बच्चियों के बड़े होने का भी नहीं पता चलता। ऐसे लगता कि गुलबानों की पैदाइश कल की है और ही इतनी बड़ी हो गई। बस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। आज मेरी बेटी पूरे 16 साल की हो गई है। इधर आ गुलबानो, मैंने उससे आवाज दी। जी बाबा जान, आज मेरी बेटी मुझे खाना देगी। मैंने उससे कहा। जाने क्यों मुझे उस पर ज्यादा ही प्यार आ रहा था। शायद जल्द उस घर से उसकी रुखसती का ख्याल मुझे बेचैन कर रहा था। थोड़ी देर बाद गुलबानो मेरे लिए रोटी ले आई। मैंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा तो वो कहने लगी, बाबा जान आज खैरियत है? मैंने उससे कहा, हाँ मेरी बच्ची खैरियत है, बस सोच रहा हूँ कि तुझे रुखसत कर दूंगा तो खाना कौन देगा। ये सुनकर गुलबानो के चेहरे पर हया की सुर्खी लहराई। वो शर्मा कर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने उसकी माँ को बुलाया और पूछा कि क्या इतनी गुंजाइश है कि इस साल हम कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर गुलबानो को अपने घर का कर दे। उसने एक वक्त ने जवाब दिया, खान जी बेटी अपने घरों का नसीब लिखा लेकर जाती है। बस दुआ करे अच्छा खामन मिले, हर चीजों से नहीं इंसानों से आबाद हुआ करते। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर मुतमईन हो गया। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मेरा छोटा बेटा भागता हुआ आया और कहने लगा, बाबा जान बाजी हवेली के कमरे में चली गई है जहाँ अपने सब बच्चों को जाने से मना किया था। क्या? मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा, वो तय खाने में क्यों गई है? उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? मैं चीखता चिल्लाता हवेली के अंदर जा रहा था। मेरी बीवी और दोनों बच्चे मेरे पीछे आ रहे थे। तय खाने के दरवाजे के सामने 5 कर में रुक गया। अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि कुछ भी हो जाए तुम लोग अंदर नहीं आओगे। ये कहकर मैंने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। तय खाने में 4 सौ रोशनी फैली थी। चंद दिन पहले मैंने जो इतनी सख्त बदबू बर्दाश्त की थी उसका नामो निशान नहीं था। मैं हैरान परेशान खड़ा ये सब देख रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हाथ का दबाव बढ़ता ही चला गया। मारे दहशत के मेरा रंग सफेद पड़ गया, सारा जिस्म पसीने में भीग गया। खौफ के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। अचानक मेरे कंधे पर हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी और वो जो भी मखलूक थी उसने मुझे दोनों कंधों से पकड़कर अपने सामने सीधा कर लिया और मुझे मुखातिब करते हुए बोला, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है दोस्त, हमसे डरो मत। तुम्हारी बेटी ने हमारी जानों पर जो एहसान किया है हमारी नस्लें भी उसका कर्ज नहीं चुका सकेंगी। नरम लहजे में मुझे मुखातिब किया गया। मेरा खौफ किधरे कम हुआ तो मैंने आहिस्तगी से आंखें खोली और सामने खड़े वजूद को देखा जो इंतहाई खूबसूरत था। मैंने इतना नूर आज तक किसी चेहरे पर नहीं देखा था। अजनबी मुस्कुराया और कहने लगा, क्या हुआ है खान जी? मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा कि ये मुझे कैसे जानता है। वो नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, मैं एक जिनज़ादा हूँ। आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई और वो यहाँ मेरी मरहम पट्टी करने आई थी। मुझे हैरान होता देखकर वो बोला, खान साहब अगर आपके पास वक्त हो तो मैं तफसीलन तारुफ करवा देता हूँ और आपकी हैरानी भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मुसलमान जिन्नात के एक कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। ये हवेली जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं ये गुज़श्ता कई सालों से हमारी रिहाइश का है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में हमारी नस्ल अब तक की चौथी नस्ल है जो मुसलसल यहाँ रहते रहे और कुछ अरसा कबल यहाँ के मालिक से खफा होकर अपनी रिहाइश का तब्दील करने पर मजबूर हुए। हमारे कई कबाइल यहाँ रहते थे। जन्नत इस सरजमीन पर इंसानों से कई गुना ज्यादा है। वो सिर्फ दरख्तों पर नहीं पाए जाते, वो आम घरों में अब इंसानों के दरमियान मौजूद होते हैं, लेकिन हमें इजाजत नहीं होती कि आपकी दुनिया में दखल दे सके। ये तय खाना कई साल से हमारा मस्कन था। बड़े मालिक साहब यानी कि तुम्हारे मालिक के वालिद साहब इस जगह की सफाई का खास ख्याल रखा करते थे, लेकिन अब हवेली के मालिक ने इसे काट कबाड़ से भर दिया। नतीजे में यहाँ चूहों की बहुतात हुई जिससे हमारा यहाँ रहना दोपहर हो गया। हमने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। वो उल्टा हमसे डर कर भाग गया और तहखाना हमेशा के लिए मकफल कर गया। अपने घर वालों को भी सख्ती से हिदायत की कि यहाँ किसी को दाखिल न होने दिया जाए। तो हमने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। तुम भी डर के मारे भाग गए और कभी न लौटे। मैं जख्मी हालत में यहाँ पड़ा ऐसे ही मर जाता और मेरे कबीले खानदान में किसी को भी खबर न होती।
अगर तुम्हारी बेटी ने गलती से दरवाजा ना खोला होता तो। क्या क्या मतलब? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे एकदम याद आया था कि मैं यहाँ बेटी के पीछे ही तो आया था और उस जिनजादे ने मुझे अपनी बातों में लगा दिया। मेरी बच्ची कहाँ है? अब की बार मैंने जरा सख्ती से पूछा तो वो बोला, आ जाएगी कुछ देर में, क्यों परेशान हो रहे हो? खान साहब, कुछ देर में क्यों, उसे अभी हाजिर करो, मैं गुस्से से बोला था। इतनी देर में जिनजादे ने अपनी अंगूठी घुमाई और मेरी बेटी मेरे सामने थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। बाप होने के नाते मेरे खदशात अपनी जगह दुरुस्त थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, जिनजादे ने गुलबानो से पूछा, हाँ बेटी बताओ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? कैसा लगा हमारा इलाका? मेहमान नवाजी से लुत्फ उठाया या ऐसे ही भेज दिया मेरे कबीले वालों ने? जिनजादा गुलबानो से हल्के फुल्के सवाल कर रहा था, जिनसे मेरी घबराहट काफी हद तक कम हो गई। जी बाबा जान, बहुत ही खूबसूरत इलाका है जहाँ आप लोग रह रहे हैं। उम्मीद है आप भी जल्द इस काबिल हो जाएंगे कि अपने घर वालों से मिल सके। आज या कल में आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे ना? गुलबानो ने पूछा तो वो जिनजादा अपनी टूटी हुई टांग और बाजू देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ? तो वो बोला, लंबी कहानी है खान जी, और आपके घर वाले तय खाने के बाहर आपका और गुलबानो का इंतजार कर रहे हैं। वो उदासी से मुस्कुराया, शायद उसे अपने वालिदैन याद आते हों। मैंने सोचा और उससे कहा कि मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगा, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा। तुम परेशान न हो, अल्लाह अपना करम करेगा। जल्दी चलने फिरने लगोगे और खानदान के पास जा सकोगे। अब मुझे इजाजत दो, मेरी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर मैंने गुलबानो को साथ लिया और तय खाने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बाहर मेरी बीवी और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं और गुलबानो जब तय खाने से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई और मेरी बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम दोनों सही सलामत वापस आए। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को सख्ती से मना कर दिया कि घर के बाकी मुलाजमों से इस बात का जिक्र न करें। मुबादा कोई किस तरह की बातें करता फिरे, जाहिर हम किसी की सोच तो नहीं पढ़ सकते कि कोई किस अंदाज में सोच रहा है। हम सब सर्वेंट क्वार्टर में आ गए। मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज रात में वहां जाऊंगा ताकि जिनजादे की कहानी सुन सकूं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो शदीद जख्मी हालत में यहाँ पड़ा हुआ है और उसका खानदान भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। जी खान साहब, जैसे आपकी मर्जी, बस ध्यान रखिएगा कि वो आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। तुम फिक्र ना करो, वो मुसलमान जिनजादा है, उम्मीद है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम पुरसुकून रहो और भूल कर किसी से इस बात का तस्करा मत करना। लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने उसे समझाया तो उसने सर हिलाया। मैं दिल में मुतमईन था कि अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे किसी बड़ी आफत से महफूज रहे, और दिमाग में अंदेशे भी थे कि जाने वो जिनजादा की नाराज का शिकार हुआ कि आज बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। खैर, मैंने रात का इंतजार किया और जब पूरी तसल्ली हो गई कि हवेली के सारे मुलाजमीन सो गए तो मैं अपने क्वार्टर से निकला और हवेली की तरफ चल पड़ा। मैं चूंकि चौकीदार था इसलिए मेरे पास पूरी हवेली की चाबियां मौजूद थी। मैंने हवेली का मरकजी दरवाजा खोला और दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां मलिक साहब ने हम सब लोगों का जाना मना कर रखा था। जब मैं कमरे के पास पहुंचा तो मुझे सरगोशों की आवाज आ रही थी। मैं वहीं रुक गया और कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश करने लगा। हल्की फुल्की कुसर पुसर अब बुलंदो बाला कह के मैं तब्दील हुई। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। मेरा दिमाग मुझे रोक रहा था और दिल कह रहा था कि एक बार जाकर उस जिनजादे की दास्तान सुन लेनी चाहिए, हो सकता है उसके किसी काम आ सकूं। दिलो दिमाग में चलने वाले इस जंग में मेरा दिमाग जीत गया और मैं किसी अनहोनी के डर से वापस आ गया। अगले दिन सुबह खबर मिली कि हवेली के एक मुलाजिम का कत्ल हो गया है और उसकी लाश तय खाने से मिली है। खबर देने वाला कोई और नहीं, मेरी बेटी गुलबानो थी। जहां मुझे इस खबर से खौफ महसूस हुआ, वहीं इस बात पर डर में भी मुब्तला हो गया कि कहीं मेरी बेटी उस जिनजादे के ज़ेरे असर तो नहीं है। दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म देने लगे। नसीदा अपनी बेटी का चेहरा तकता रह गया। गुलबानो, ये सब तुम्हें किसने बताया मेरी बच्ची? मैंने उससे पूछा तो वो बोली, बाबा जान, बाहर सब बच्चों को पता है। आपकी तबीयत खराब थी तो आप आज बाहर नहीं निकले। हवेली में सभी लोग कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और चप्पल पहनकर क्वार्टर से बाहर चला गया। बाहर वाकई सब मुलाजमीन ने हुजूम बना रखा था। रात की ड्यूटी वाला चौकीदार कत्ल हुआ था, लेकिन ये सब किसने किया? उस कत्ल की क्या वजह बनी? फिलहाल इस बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। सभी बस अंदाजे लगाने में मसरूफ थे। मैंने आगे बढ़कर रहीम चचा से पूछा कि किसी ने मलिक साहब को इत्तला की है? चचा पहले तो खामोश रहे, फिर बोले, उन्हें हम जैसों के कत्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, वो भला अपनी छुट्टियां क्यों खराब करेंगे हमारी वजह से?
और ये कत्ल का मामला भी मुझे ऐसे लगता है जैसे चोरी की वारदात को रोकने की कोशिश में करीम बख्श की जान गई हो। हवेली का सारा सामान बिखरा पड़ा है, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें। आप फिक्र ना करें रहीम चचा, कुछ पता लगवाते इस सारे मामले का, मैंने बहुत जोश से कहा और उन्हें लेकर हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला गया। यूं लगता कि वाकई यहाँ मुनज़्ज़म तरीके से चोरी का प्लान बनाओ और करीम बख्श बेचारा उन चोरों को रोकते हुए अपनी जान से गया। मैंने पुलिस को इत्तला दी कि क्योंकि हम इस वाक़े की तह तक नहीं पहुंच सकते थे। पुलिस हस्बे रिवायत अपने वक्त पे पहुंची, सब मुलाजमीन को हाजिर किया। पुलिस का अपना एक तरीका है तफ्तीश का जो वो सदियों से इस्तेमाल करते आए। उस कत्ल की तफ्तीश में भी उन्होंने रवायती हरबा इस्तेमाल किया। फिर सब मुलाजमीन को कतार में खड़ा किया और बड़े अफसर ने सबसे पहले कहा कि अगर तुम लोगों में से कोई भी इस कत्ल में शामिल हुआ, चाहे उसने कातिलों की मदद की हो या मकतूल की मुखबिरी वगैरह, तुम में से कोई भी इस काम में मुलव्वस हुआ तो उसे चाहिए कि कातिलों के नाम बताकर वादा माफ गवाह बन जाए। अगर तफ्तीश के आखिर में तुम में से कोई भी शामिल हुआ तो उसे पुलिस मुकाबला करवा कर कुत्तों की मौत मारूंगा। इंस्पेक्टर सीधी तरह बात करते एकदम धमकी पर उतर आया, तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो, मेरे इलाके में चिड़िया भी बगैर इजाजत के पर नहीं मारती, तुमने बंदा मारने की जरूरत कैसे की? इंस्पेक्टर जलाल में आया, तुमने दाऊद खान की गैरत को ललकारा है। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक इस मुकदमे में असल कातिलों को गिरफ्तार करके फांसी के फंदे तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लिया। और ये वारदात तो मेरे अजीज जान दोस्त मलिक साहब की हवेली में हुई है, इसे कैसे हल्का लूं? मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम लोगों से सच नहीं उगलवा लेता। इंस्पेक्टर एक बार फिर ट्रैक से उतर आया, भला हम सीधे लोगों का कत्ल से क्या लेना देना? हम सब मालिक के वफादार थे और मलिक साहब हम पर आंखें बंद करके एतबार करते। हम में से अक्सरियत मुलाजमीन की ऐसी थी जो उसी हवेली में पल कर जवान हुए। कुल मिलाकर हम 30 मुलाजिम थे जो कन्नालों पर मुहित उस हवेली की देखभाल और हिफाजत पर मामूर थे। मेरी समझ से बाहर था कि मकतूल नदीम को कोई क्यों मारेगा, उसके बजाय कोई वजह नजर नहीं आई। पुलिस ने सब मुलाजमीन से अल्फिया बयानात लिए और मैं छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने जाते हुए मुझसे कहा, खान जी तुम्हें कहते हैं? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा तो तुमने फोन किया था कत्ल का बताने के लिए? इंस्पेक्टर मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे वो मुझे नदीम का कातिल समझ रहा हो। मैं हैरान परेशान उसके सवालों के जवाब दे रहा था। फिर वो बोला, तफ्तीश की गर्ज से हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा, उम्मीद है कुछ दिन में असल कातिल तक पहुंच जाएंगे। जी साहब जी, अल्लाह गारत करे ऐसे जालिमों को। मैंने बुलंद आवाज से कहा तो मेरी पैरवी करते हुए सब बावाज बुलंद बोले आमीन। पुलिस के चले जाने के बाद मैंने अपनी बेटी गुलबानो को बुलाया और उससे कहा कि मेरे साथ सर्वेंट क्वार्टर में चले। मैं गुलबानो से मालूम करना चाहता था कि वो जिनजादे के मुतालिक क्या जानती है, क्या इस कत्ल के साथ जिनजादे का कोई ताल्लुक है या नहीं। जब हम क्वार्टर पहुंचे तो मैंने उससे पूछा कि मुझे सच बताओ कि जिनजादे को कैसे जानती हो और तुम्हें इस कत्ल के बारे में कैसे मालूम हुआ? बाबा जान, वो जिनजादा एक मुसलमान जिन ने और रहीम चचा को उस जिन ने नहीं मारा बाबा, उन्हें पुलिस के किसी फर्द ने मारा है, क्योंकि जिस गोली से रहीम चचा फोत हुए वो किसी राइफल की नहीं पिस्टल की गोली है और यहाँ अब सब लोगों के पास राइफल है। फर्क यहीं से पता चल जाता है बाबा। पुलिस को अपनी तफ्तीश करने दे, आप खुद को इस सारे मामले को देखें, क्योंकि ये मामला जितना सीधा नजर आ रहा है उतना सीधा है नहीं। आप बस पुलिस के साथ तावन करें, लेकिन अपनी कोशिश भी जारी रखें कातिल को पकड़ने की। रही बात जिनजादे की, तो इन हालात में आपका तहखाने की तरफ जाना वैसे ही मुनासिब नहीं। क्या मालूम कौन किस नीयत से यहाँ मौजूद है। जब घर का सरबराह मौजूद ना हो तो ऐसे ही काम हुआ करते हैं। गुलबानो मेरी बच्ची, मैं हैरान था कि मेरी 16 साल बच्ची कैसी बातें कर रही है, लेकिन उसकी बातें सच थी। हकीकत जितनी भी कड़वी है उसे जुटलाया नहीं जा सकता। मुझे गहरी सोच में मुब्तला देखकर गुलबानो बोली, आपको जिनजादे से मिलना है तो आप तहखाने की तरफ जाए, बगैर भी जिनजादे से मिल सकते हैं। मैंने पूछा वो कैसे मेरी बच्ची? तो उसने मुझे एक अंगूठी देते हुए कहा कि बाबा जान, ये अंगूठी रख लीजिए, आप इसकी मदद से जिनजादे से उसी क्वार्टर में मुलाकात कर पाएंगे। मुझे बच्चों के साथ खेलना है, मुझे इजाजत है। ये कहकर गुलबानो वहां से चली गई और मैं सोचने लगा कि जिनजादे से मुलाकात का कौन सा वक्त होना चाहिए। तब दिमाग ने समझाया कि ऐसे कामों के लिए रात का वक्त ही ठीक है, ताकि जब सब सो रहे हो तो बगैर किसी को बताए कमरे में जाकर अंगूठी घुमाऊंगा और जिनजादे को हाजिर करूंगा। मैं दिल ही दिल में जिनजादे से मिलने का मंसूबा बना रहा था। रात हुई तो हम सब घर वालों ने खाना खाया और बच्चे सोने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। जब आधी रात बीत चुकी तो मैंने अंगूठी घुमाई और देखा कुछ ही लम्हों में वो जिनजादा मेरे सामने था। मैं खुश भी था और हैरान भी। जिनजादे ने मुझसे पूछा कि आपने मुझे क्यों याद किया?
میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی کہانی میں دلچسپی رکھتا ہوں اور یہ بھی بتایا کہ اس رات میں اسے ملنے تہ خانے کی طرف گیا تھا، لیکن اندر سے آتی سرگوشی نے مجھے باہر سے لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر جن زادے نے کہا، تمہاری قسمت اچھی ہے، اگر اس رات تہ خانے کا دروازہ کھولتے تو بے موت مارے جاتے۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تمہاری حیرانی بجائے لیکن تمہاری زندگی باقی تھی، اسی لیے تم اندر داخل نہیں ہوئے اور 2 لالچی انسانوں میں سے ایک کا کام تمام ہو گیا۔ اس جن زادے نے کہا، تو پھر تم قاتل کے بارے میں بھی جانتے ہوگے؟ میں نے جن زادے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، بالکل جانتا ہوں، لیکن شاید تم یقین نہ کرو۔ اگر ثبوت کے ساتھ بات کرو گے تو کیوں یقین نہیں کروں گا؟ میں نے کہا تو وہ بولا، تمہارے ملک صاد کے چہیتے دوست انسپکٹر نے جو تفتیشی افسر بن کر آیا تھا، دراصل یہ قتل نہیں چوری کی واردات تھی۔ ندیم لالچ کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں دم سادے جن زادے کی باتیں سن رہا تھا۔ جب ملک صاحب خاندان سمیت چھٹیاں بیرون ملک گزارنے کا پلان کر رہے تھے، تب انہوں نے حویلی کی سیکیورٹی کے لیے اس انسپکٹر سے رابطہ کیا جو ان کا دوست تھا۔ اس نے سیکیورٹی کے لیے حامی بھر لی اور دن رات سادہ کپڑوں میں سے اس کے بندے حویلی کا پہرا بھی دیتے۔ اس رات انسپکٹر حویلی کے اندر آیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے یقیناً یہی سمجھا ہوگا کہ انسپکٹر حویلی کے اندر سیکیورٹی چیک کرنے گیا ہے، لیکن اندر کیا ہوگا اس بات سے سبھی سپاہی بے خبر تھے۔ تم سب ملازمین بھی گہری نیند سو رہے تھے سوائے تمہارے۔ جب تم تہ خانے کی طرف بڑھے تب اندر سے جو سرگوشیوں کی آواز تمہیں سنائی دی وہ انسپکٹر اور مقتول ندیم کے مابین ہوتی گفتگو کی آواز تھی۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہیرے کے ہار پر ہوا جو ندیم کو پچھلے باغ میں کھدائی کے دوران ملا تھا۔ ندیم نے انسپکٹر سے رابطہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اتنا بیش قیمت ہار وہ کبھی فروخت نہیں کر پائے گا۔ اسے کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جو اس کام میں اس کی مدد کرے، اور اس انسپکٹر سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ لیکن انسپکٹر نے جو سوچا اس کے برعکس ہو گیا۔ انسپکٹر نے ندیم سے کہا کہ یہ ہار اسے دے، بدلے میں حویلی سے جو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن ندیم نہیں مانا اور دونوں کی آپس میں تکرار ہوئی۔ بس خان جی، دولت ہی ایسی چیز ہے۔ انسپکٹر نے اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے پستول نکالا۔ اس کا ارادہ شاید قتل کا نہ تھا، لیکن چینا چپٹی میں گولی چل گئی اور پیٹ چیر کر نکل گئی۔ انسپکٹر اس نئی افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ بکلاہٹ میں اس نے ہار پکڑا اور راستے میں جو چیز آئی اسے پھینکتا چلا گیا۔ یوں اب سب کو لگا کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت چوری کی گئی اور چور کو روکنے کی کوشش میں ندیم جان سے ہار گیا۔ یہ سارا قصہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ سوچیں کہ اس انسپکٹر کو قاتل کیسے ثابت کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر جن زیادہ خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں گلبانوں کی باتیں گھومنے لگی کہ ندیم کو گولی لگنے والی گولی رائفل سے نہیں پستول سے چلی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر گولی کا خول مل جائے تو یہ ثابت کرنا کہ انسپکٹر ہی اصل قاتل ہے یہ قطعاً مشکل نہیں ہوگا، لیکن ثابت کیسے کیا جائے اور گولی کا خول کہاں سے ملے گا؟ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ جن زیادہ بولا، مجھے یقین ہے آپ کوئی نہ کوئی ثبوت ڈھونڈ لیں گے، اب مجھے اجازت دیں۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی تو تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی تو میں نے تمہاری کہانی سننی ہے۔ جن زیادہ ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، کیا کریں گے میری کہانی سن کر؟ کیوں زخموں کو کریتے ہیں خان جی؟ مجھے اس لمحے یہ جن زیادہ کسی اور ہی جہاں کی مخلوق محسوس ہوا۔ میں نے اسے پہلی بار اتنا دکھی دیکھا۔ میں نے اصرار کیا کہ مجھے اس کی کہانی سننی ہے۔ اپنے سارے قبیلے کے یہاں سے کوچ کر جانے کے باوجود کون سی طاقت اسے یہاں رکنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اس قدر زخمی حالت میں بھی رکا ہے؟ کیا اس کا قبیلہ اسے ڈھونڈ نہیں رہا؟ وہ کیوں اسے یہاں رہنے دے رہے؟ جبکہ ان سب کی رہائش اب کہیں اور ہے۔ بہت سارے سوالات تھے جو میں نہیں کر سکا تھا، لیکن جن زیادہ آنکھیں پڑھنے کا فن جانتا تھا اس نے میرے سوالوں کو زبان دی اور ایک ایک کر کے جواب دینے لگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بزرگ کئی سالوں سے یہاں رہ رہے تھے۔ امن و سکون تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، نہ ہی نکالے جانے کا یہاں سے کوئی خطرہ تھا۔ بس کچھ شیاطین جنات کو ہمارا سکون سے رہنا پسند نہیں آیا تو وہ یہاں قبضے کی نیت سے آ گئے۔ پہلے انہوں نے پچھلے باغ کو اپنا مسکن بنایا، پھر آہستہ آہستہ حویلی پر قبضہ جمانے لگے۔ بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، وہ اب شرارتوں پر اتر آئے، ہمارے بچوں اور بزرگوں کو تنگ کرنے لگے۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی حدیں مقرر ہوتی ہیں اور تمام قبائل قبیلے کی حدود میں رہتے ہیں۔ شیاطین یہ حدود پار کرنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ساری حویلی پر ان کا قبضہ ہو۔ اب ہمارے بزرگ جن کی کئی نسلیں یہاں پروان چڑھی تھی، وہ کیسے اتنی آسانی سے یہ علاقہ چھوڑ دیتے؟ بس دونوں اطراف سے جنگ کا اعلان ہوا اور کئی جنات اس جنگ کی زد میں آئے۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی مارے گئے اور شیاطین کی کثیر تعداد بھی ختم ہوئی، لیکن وہ لوگ ہم پر بھاری پڑے رہے تھے۔ میرے دادا نے فیصلہ کیا
कि फिलहाल ये जगह छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि वो अपने कई नौजवान खो चुके थे। उन्हें अपनी नस्ल के मादूम हो जाने का डर यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर गया। मुझे इस हवेली से मोहब्बत है, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। मैं यहाँ रहना चाहता था, लेकिन मुझे सब मजबूर कर रहे थे कि मैं सबके साथ हिजरत कर जाऊँ। मैंने फैसले के लिए एक दिन मांगा। उसी रात जब यहाँ से मुसलमान जिन्नात के कबाइल ने हिजरत की, उसी पिछले पैर मुझे अकेला देखकर शयातीन जिन्नात ने हमला कर दिया। हालांकि हमारे माबेन ये तय पाया था कि हमें हिजरत करने दी जाएगी, लेकिन उन्होंने मायदे की खिलाफ वर्जी की और मुझे शदीद जख्मी हालत में अपनी तरफ से मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। उस सुबह अगर गुलबानो मेरी मदद ना करती तो मैं आज आपके सामने जिंदा ना बैठा होता। ये कहकर जिनजादा खामोश हो गया और मैं सोचने लगा कि गुलबानो इतनी सुबह तय खाने में क्या करने गए थे। मुझे सोचों में डूबता देखकर जिनजादा बोला, गुलबानो बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। वो खेल के दौरान तय खाने में आई कि यहाँ छुप सके, लेकिन मुझे जख्मी हालत में देखा तो मेरी मरम पटी करने लगी और खेल भूल गई। बस इतनी सी कहानी थी। खा मखाब को तंग किया। जिनजादा बोला तो मैंने कहा, तंग तो नहीं हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपकी यहाँ रुकने का सबब क्या है। आप सिर्फ हवेली से मोहब्बत की बिना पर तो यहाँ नहीं ठहर सकते। आपके बुजुर्गों ने तमाम उम्र यहाँ गुजारी है, तो जाहिर है आपसे ज्यादा तो उन्हें अपनी रिहाइश गाह से मोहब्बत होगी। वो सब लोग तो यहाँ से कूच कर गए, लेकिन आप यहाँ मौजूद है, इसकी वजह सिर्फ ये हवेली तो नहीं है। आप मुझे खुलकर बताइए, हो सकता है आपकी कोई मदद कर सकूं। जिनजादे ने कहा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं खान जी? जिन और इंसान कभी एक हो सकते हैं बरा, उनका मिलाप नामुमकिन है। जिनजादे की बात सुनकर मैं गुस्से से सुर्ख हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करने की? मैं गुस्से से बोला तो जिनजादे ने हैरानी से मुझे देखा, फिर बात समझ आने पर बोला, खान जी आपको गलत फहमी हुई है। गुलबानो को मैं बच्चों की तरह समझता हूँ। उसने मेरी बहुत मदद की, मेरा हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उससे मोहब्बत में मुब्तला हुआ हूँ। मुझे मलिक साहब की बड़ी साहबजादी से मोहब्बत है। ये बात मेरे अलावा आपको पता है। मैंने तो उन्हें महसूस भी नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ चल रहा है, बल्कि वो तो शायद हम जिन्नात के वजूद से सिरे से मुनकिर है। उनके ख्याल में हमारा वजूद बस कहानियों में मिलता है, हकीकत का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि हमारा जिक्र कुरान में भी है, लेकिन आपके माशरे में कम ही लोग इस बात पर ईमान रखते हैं। खैर, मैं चाहता था कि मलिक साहब की फैमिली वापस आए, तो एक अलविदाई नजर महबूब हस्ती पर डालकर रुखसत हो जाऊं। लेकिन अब इस कत्ल वाले वाक़े के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, इसलिए मुझे उन लोगों का इंतजार किए बगैर ही चले जाना चाहिए। जिनजादे ने बात मुकम्मल करते हुए कहा। मैंने जिनजादे से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं मलिक साहब को बुलवा सकता हूँ इसी कत्ल के सिलसिले में। अगरचे सब मुलाजमीन को उस खरांत किस्म के इंस्पेक्टर ने सख्ती से मना किया था कि मलिक साहब और उनके खानदान को इस कत्ल की इत्तला ना दी जाए, क्योंकि इस सूरत में उनकी छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन जिनजादे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं ये रिस्क लेने को तैयार था, लेकिन जिनजादे ने मना किया और कहा कि फिलहाल आप इस कत्ल के मरकजी मुलजिम को मुजरिम साबित करने की कोशिश करें। मैं एक दिन में ही जगह वैसे ही छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि अब इस हवेली पर शयातीन जिन्नात काबिज हो चुके हैं। वैसे तो ये जिन्नात आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि बगैर किसी वजह के इंसानी दुनिया में इंसानों के साथ छेड़छाड़ करना हमारा उसूल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जिन्नात इरादत करने पर आमादा हूँ, तो आप ये खत रखे और ये अंगूठी भी। ये खत शयातीन जिन्नात के सामने करेंगे तो वो इस मायदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे जिसकी रूह से वो इंसानों से दूर रहने के पाबंद है, और ये अंगूठी घुमाने से हमारा पूरा कबीला आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। आप मुझे इजाजत है। मैंने आपको सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। किसी भी खतरे की सूरत में आप बिला झिझक इस अंगूठी को घुमा दीजिएगा, मैं अपने पूरे कबीले समेत हाजिर हो जाऊंगा। जिनजादे ने कहा और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। मैंने उसे पूछा कि यहाँ से कहाँ जाओगे, तो वो कहने लगा, मैं अपने कबीले के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला यहाँ नहीं रह सकता। हम हमेशा गिरोहों की सूरत में रहते हैं। मैं अब चलता हूँ, जिनजादे ने कहा और वहाँ से गायब हो गया। मैंने उस खत को इंतहाई एहतियात से अपने कुर्ते की जेब में छुपाया और अंगूठी अपनी उंगली में इस तरह पहन ली कि उसके नग वाला हिस्सा सामने वाले को नजर नहीं आता था। सुबह हुई तो मैं नाश्ते के लिए बच्चों के पास जाकर बैठा, जहाँ मुझे गुलबानो ने बताया कि उसे तय खाने में से गोली का खोल मिला था। जिस दिन नदीम का कत्ल हुआ, वो खोल उसने मुझे दिखाया तो मैं समझ गया कि ये इंस्पेक्टर से गोली चली है। उसी का खोल है जिसकी मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। मैंने वो खोल अपने साथी मुलाजिम को दिखाया, जिन्होंने कहा कि इसे हम दूसरे थाने में दिखाएंगे ताकि ये इंस्पेक्टर फरार न हो सके। हम अगले दिन सब्जी लेने के बहाने हवेली से निकले, क्योंकि हवेली के अंदर और बाहर पहरा बहुत सख्त था, इसीलिए हमें बहाने से निकलना पड़ा। मैं और माली बाबा बड़ी मुश्किल से दूसरे थाने में पहुंचे।
वहाँ जाकर सारी सूरत हाल बयान की। हमें अपनी जान का खतरा है। मैंने उस थाने में मौजूद बड़े ऑफिसर से कहा, तुम्हें मुकम्मल अमान दी जाती है, थानेदार ने कहा, और सिपाहियों को लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। उस इंस्पेक्टर ने नदीम का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, बल्कि दावा किया था कि वो बगैर किसी पोस्टमार्टम के असल कातिल को पकड़ लेगा। उसने कातिल को क्या पकड़ना था जो खुद असल मुजरिम था। मैं और माली बाबा पुलिस के साथ हवेली पहुंचे। हमारे साथ दूसरे थाने की पुलिस देखकर सादा कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकार जो इंस्पेक्टर की तरफ से हवेली की हिफाजत के लिए खड़े थे, वो इधर उधर हो गए। दूसरे थाने ने आते ही पूछा कि मकतूल की मैयत कहाँ है। मैंने बताया कि वो तो इंस्पेक्टर साहब ले गए, ये कहकर कि वो उसे दफना देंगे। अब थानेदार को भी शक हुआ कि इंस्पेक्टर इस कत्ल में मुलव्वस जरूर है, वरना वो लाश को फौरन ठिकाने लगाने का बंदोबस्त न करता। इंस्पेक्टर ने अपनी तरफ से चाल चली थी कि हम सबको यही शक होगा कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाला नदीम रात के देरे में किसी चोर के हाथों मारा गया। शायद किसी को इंस्पेक्टर पर शक न होता अगर वो खुद को बचाने के चक्कर में सबूत पीछे न छोड़ जाता। खैर, उस थानेदार ने मुझे कहा कि वह हवेली का मुकम्मल जायजा लेना चाहता है। मैंने उन्हें कहा कि जैसे आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें अपनी तसल्ली करें, लेकिन हमें आज ही कातिल सलाखों के पीछे चाहिए, वरना वो हमारी जान के दर पे हो जाएगा। थानेदार ने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंस्पेक्टर को सारे सबूतों समेत गिरफ्तार करें। इसके लिए उन्हें हवेली का हर कोना देखना था ताकि किसी तरह कोई और सबूत हाथ लग सके। मैं उन्हें लेकर तहखाने की तरफ आया और उन्हें बताया कि ये दरवाजा इसलिए बंद रहता है क्योंकि इस हवेली के इस कमरे के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात बसेरा करते हैं। मलिक साहब इस बारे में जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सबको यहाँ जाने से मना कर रखा है। थानेदार ने कहा, फिर तो यहाँ जाना जरूरी है। ये कहकर उसने दरवाजा खोला और टार्च से अंदर रोशनी की। मैंने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की, जिससे तहखाना मुकम्मल तौर पर रोशन हो गया। थानेदार साहब ने इधर उधर बिखरी चीजों को टटोलना शुरू किया। तहखाने में मौजूद सामान ज्यादातर बेकार था। एक तरफ गर्द से अटी कुछ किताबें थी जिन पर थानेदार ने हाथ मारा तो कोई चीज नीचे गिरी। उसने झुककर उठाया तो शनाख्ती कार्ड था। मैंने जरा गौर से देखा तो ये शनाख्ती कार्ड उसी इंस्पेक्टर का था जो हम पर रूप जमा कर गया था। गोली के खोल के बाद ये दूसरा सबूत था जब मैंने उस थानेदार को दिया। थानेदार के हाथ में अब 2 ठोस सबूत मौजूद थे। उसने तहखाने से निकलकर मुझे कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं मजीद शवाहिद इकट्ठे करके मजबूत केस बनाऊंगा, ऐसा कि फांसी के फंदे से न बच सके। हमारे तहखाने से बाहर निकलने की देर थी कि हवेली की फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। हम घबरा कर बाहर भागे तो देखा वो इंस्पेक्टर साथियों समेत सरेआम फायरिंग कर रहा है। गोया कह रहा हो कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, जो कर सकते हो कर लो, इससे पहले कि हम भी कोई उसकी अंधी गोलियों का शिकार होते। मैंने अंगूठी घुमाई और जिन्नात का पूरा कबीला मेरी मदद के लिए हाजिर हुआ। ये उन जिन्नात का आबाई इलाका था, इसलिए उन्हें हवेली से मोहब्बत थी, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उस हवेली के दरो दीवार खून में नहाए। ये तमाम मुसलमान जिन्नात इंसानों की शक्ल में नहीं आए, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। कबीले के सरदार जो कि एक बुजुर्ग जिन थे, उन्होंने थानेदार की पिस्तौल पकड़ ली। अब तो इंस्पेक्टर गुस्से और हैरानी से पागल होने को था। उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिरने वाला था, क्योंकि उसके साथियों की पिस्तौल भी जिन्नात ने अपने कब्जे में कर लिए थे। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस दीवार में अपना सर मारे। उधर थानेदार साहब ने उस इंस्पेक्टर को उसके साथियों समेत हथकड़ियां लगाई और मुझ समेत तमाम मुलाजमीन को तसल्ली देकर अपने सबसे बड़े अरीफ को लेकर थाने चला गया। इंस्पेक्टर पर हार चोरी और कत्ल का पर्चा बैक वक्त काटा गया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लालच भी क्या बुरी चीज है। हार बेचकर पैसा तो नदीम को मिल ना सका, ना ही इंस्पेक्टर को, उल्टा वो दोनों जान से गए। नदीम के कत्ल का मुकदमा इंस्पेक्टर पर दायर किया गया। ठोस सबूत तो मौजूद थे। उन्होंने सरेआम फायरिंग करके अपने गले में फंदा डाल लिया। चंद समातों के बाद अदालत ने इंस्पेक्टर को मौत की सजा सुना दी। अब वो सलाखों के पीछे अपनी मौत का मुंतज़िर था। इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद मलिक साहब छुट्टियां गुजारकर वतन वापस आ गए। जब उन्हें नदीम की मौत का इल्म हुआ तो वो बहुत गमगीन हुए। उन्हें हम तमाम मुलाजमीन से मोहब्बत थी और वो हम सबसे यकसा सलूक रवा रखते थे। मैंने उनकी बेटी कभी नहीं देखी थी, लेकिन जिनजादे की वजह से अब मैं उसे ज़रूर देखना चाहता था और मेरी कोशिश यही थी कि बस एक बार जिनजादा अपनी महबूबा का दीदार कर ले, फिर भले ही यहाँ से कूच कर जाए। मैंने जिनजादे की ये ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। इस मकसद के लिए मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मलिक साहब की बेटी हवेली में किस जगह अपना ज़्यादा वक्त गुजारती है, ताकि जिनजादा उसे नज़र भर कर देख ले और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। मेरी बीवी ने बताया कि मलिक साहब की बेटी का ज़्यादातर वक्त
अपने बाग के पिछले हिस्से में गुजरता है, जहाँ पर वो सुबह सवेरे और शाम ढलती पहुंच जाती है। यूं मलिक साहब की बेटी के मुतालिक मेरी बीवी की दी गई तमाम तर मालूमात मैंने उस जिनजादे को मुकम्मल बता दी कि वो किन किन औकात में उसे कैसे देख सकता है। फिर अगली ही सुबह मेरी दी गई मालूमात के मुताबिक वो जिनजादा अगले दिन सुबह सवेरे मलिक साहब की बेटी को एक नज़र देखने के लिए बाग की तरफ चला गया। उस जिनजादे ने सुबह सवेरे अपनी महबूबा को वहां देखकर एक नज़र उसका दीदार करके वो वापस अपने कबीले की तरफ चला गया, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मोहब्बत के यकतरफा होने के साथ साथ उसकी मोहब्बत का उससे मिलना भी नामुमकिन है। तो फिर वो एक शराब के पीछे अपनी जिंदगी आखिर क्यों खराब करे। इसलिए अब उस जिनजादे को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये जगह उसके लिए छोड़कर चले जाना ही बेहतर था। आज मैं भी काफी दिन बाद बहुत पुरसुकून नींद सोया था, क्योंकि अब हवेली में भी मुकम्मल तौर पर सुकून है। हमारे बच्चे भी अब खेलते हुए अक्सर तय खाने की जानिब चले जाते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए एक मुनासिब रिश्ता भी देख लिया है। जल्द ही मेरी बेटी गुल बानो अपनी खड़की हो जाएगी। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद मुझे आज भी वो रात याद आती है तो मैं खौफ से थर थर कांपने लग जाता हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Interesting, very interesting. Zabardast. Very interesting. Like and subscribe. Subscribe, please. Subscribe.